जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग जो यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट सीरीज़ चालू किया मूल विधि का, तो इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 7 तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। अगर जो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया है। अगर जो किसी तरह की कोई सजेशन या कुछ क्वेरी होती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम लागू होने के पहले कितने प्रकार के जो जोतदारी व्यवस्था लागू थी, पूछ रहा है, ठीक है। तो जोतदारी व्यवस्था जो थी तो इससे पहले 14 प्रकार की लागू थी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या उच्चतम न्यायालय अपने अंतिम आदेश का पुनराविलोकन कर सकता है? हाँ, नहीं, हाँ। ऑप्शन नंबर सी दे रहा है हाँ, नहीं, और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है उपरोक्त सभी। तो उच्चतम न्यायालय पुनराविलोकन कर सकता है, अर्थात हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रहा है। एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई किस जनहित याचिका ने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा न करके हर घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सालय सहायता उपलब्ध कराए। तो यह किस वाद में इसको मतलब इस निर्णय को लिया गया था, बता रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। तो यह जो था परमानंद कटारा बनाम भारत संघ वाद में इसको इस निर्णय को दिया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डट एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें बहुत अधिक संख्या में उपयोगकर्ताओं को अवांछित थोक संदेश अंधाधुंध भेजे जाते हैं। तो किस प्रकार का अपराध होता है, पूछ रहा है। तो यह होता है आप संदेशन, अर्थात स्पैमिंग। स्पैमिंग जो होता है उसमें उपयोगकर्ता के द्वारा एकदम से कई सारे मैसेज एक साथ भेजे जाते हैं, ठीक है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही होगा, ठीक है। और स्पैमिंग का जो हिंदी है वो एक बार आप लोग ज़रूर देख लेना, अप संदेशन मतलब स्पैमिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखा देने की सजा से संबंधित है। तो यह किस धारा में प्रावधान किया गया इसका? तो यह धारा 66 डी में इसका प्रावधान किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रहा है। किसी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण की धारा 23 में फीस संदेह होगी। तो यह किस में नवीनीकरण का धारा 23 में फीस संदेह होगी? तो कितनी संदेह होगी, पूछ रहे हैं। तो यह होगी आपकी 5000, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध या इससे अधीन उल्लंघन में भी लागू होता है। तो लागू होता है या नहीं होता है, पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होता है सही है, या लागू होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निवारक बंदीकरण का क्या उद्देश्य है, पूछ रहा है, ठीक है। अपराध को रोकना नहीं वरना दंड देना। इसका गलत है। दोषी का पता लगाना ना कि निरोध करना नहीं दंड देना। दंड देना नहीं, अपराध को रोकना होता है निवारक। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात दंड देना नहीं होता है, इसमें अपराध को रोकने का किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2 क्लॉज डी में उपबंधित व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या आता है, पूछ रहा है। तो भारतीयों के साथ विदेशी भी इसमें आते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रहा है। अगला क्वेश्चन दे रहा है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कौन सी धारा न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मांगने से संबंधित है। तो यह कौन सी धारा है जिसके तहत अभिलेख मांगा जाता है? तो यह है आपकी धारा 22 क्लॉज डी के तहत अभिलेख मांगने का प्रावधान किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान निम्नलिखित में से किस धारा में प्रस्तुत है, पूछ रहा है, ठीक है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात धारा 3 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन्हें अग्रिम कर के भुगतान से छूट प्राप्त है, पूछ रहा है। तो किनको अग्रिम कर से छूट प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है वेतन भोगी लोग जिनके पास कारोबार या पेशे से लाभ और अभिलाभ की मदद में कर देने योग्य कोई आय नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कृषि आय आयकर अधिनियम की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत करमुक्त है। तो यह किस धारा के अंतर्गत करमुक्त किया गया है? कृषि आय आयकर अधिनियम, तो किस धारा के तहत इसको करमुक्त किया गया है, पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका धारा 10 क्लॉज ए के तहत इसको करमुक्त रखा गया। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत न्यायालयों के क्षेत्राधिकार वर्जित है। तो किस धारा के तहत न्यायालयों का क्षेत्राधिकार वर्जित किया गया है? ठीक है, तो यह किस धारा के तहत किया गया पूछ रहा है। तो यह किया गया धारा 23 के अंतर्गत, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से इसमें सूचना के प्रदान किए जाने से छूट है। तो किस के अंतर्गत सूचना प्रदान किए जाने के अंतर्गत छूट प्रदान किया गया है? तो उपयुक्त सभी, इसमें जितने भी प्रावधान दिए गए, ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से भारतीय प्रभुत्ता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, ये भी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, राज्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, ये भी सही हो जाएगा। रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित में ना हो, ये भी सही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। तो इसको कब प्रकाशित किया गया था पूछ रहे हैं। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वह हुआ था आपका 21 जून 2005 को, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि कौन सी है जिसका उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना? ठीक है, तो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि पत्र के द्वारा इनकी रक्षा करना, इसमें प्रावधान दिलाया गया। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की विनिमय बनाने की शक्ति किस धारा में भीत है, पूछ रहा है। ठीक है, तो यह है आपकी धारा 40 बी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच से संबंधित शक्तियों में क्या शामिल नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो शामिल नहीं है वह है आरोपियों को दंडित करना। ऑप्शन नंबर डी तो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में मानवाधिकार शब्द को परिभाषित किया गया है? तो किस में किया गया है, पूछ रहे हैं। तो यह आपका किया गया धारा 2 क्लॉज डी में इसको परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डाट के फलस्वरूप वन्यजीव संरक्षण विधेयक 2013 बनाया गया था। तो ये किसके तहत बनाया गया था, पूछ रहा है। तो यह जो बनाया गया था आपका CITES के तहत इसको बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार किसकी सिफारिश पर किसी क्षेत्र को व्याघ्र आरक्षित के रूप में अधिसूचित करेगा? तो किस क्षेत्र को, मतलब किस समिति के, मतलब कौन सी संस्था है जो सलाह देगी, जिसके सलाह से या उस क्षेत्र को संरक्षित करेगा? ठीक है, तो यह जो होता है व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूमि के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसमें भूमि के अंतर्गत क्या नहीं आते? नहरें, सक्रिय खाड़ियाँ, पहाड़, चट्टानें। तो भूमि के अंतर्गत इसमें क्या नहीं आएगा भाई? तो इसका जो पहाड़ होता है वो भूमि के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लूट का अपराध कारित करने के लिए न्यूनतम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो कितने लोग मिलकर लूट करते हैं? ठीक है, कम से कम कितने लोग होने चाहिए जिसमें उस कृत्य को लूट माना जाएगा? ठीक है, तो उसमें कम से कम एक लोग होगा तो उसको लूट माना जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रहा है। पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है, पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे ठोस पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकते हैं या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है। ठीक है, ऑप्शन बी बता रहे हैं ऐसा द्रव जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभाव्य है। ऑप्शन नंबर सी दे रहा है ऐसी गैसीय पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभव है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी दे रहा है उपयुक्त सभी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जो ऊपर दिए गए हैं वो सारे इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठहराव रेखा सड़क पर किस रंग में लगाई जाती है? तो ठहराव रेखा जो होती है वो सड़क में किस रंग में लगाई जाती है? तो यह सफ़ेद और पीली दोनों रंग में लगाई जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोटरसाइकिल का ड्राइवर मोटरसाइकिल पर अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति नहीं ले जाएगा। यह प्रावधान किस अधिनियम की धारा में वर्णित किया गया है? तो इसका जो प्रावधान किया गया है वह किया गया है धारा 128 में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारा 2 के अंतर्गत शिक्षा संस्थान बस में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? तो इसमें कौन कौन से सम्मिलित होते हैं देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है जो विद्यार्थी को लाती है, जो कर्मचारियों का परिवहन करती है, जो बस पर शैक्षिक संस्थान का स्वामित्वाधीन होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में अत्याचार के अपराधों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो किसमें दंड का प्रावधान किया गया? तो धारा 3 में इसके दंड का प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में विधि का उल्लंघन करने वाला बालक परिभाषित है पूछ रहा है। ठीक है, तो किसमें इसको परिभाषित किया गया है? तो धारा 2(13) में इसको परिभाषित किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संतान शब्द में कितने वर्ष की आयु से नीचे का व्यक्ति अभिप्रेरित है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें 18 वर्ष से जो कम आयु के व्यक्ति या मतलब व्यक्ति होते हैं उनको संतान शब्द प्रेरित किया जा सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपराधी द्वारा कारित अपराध प्रसंगीय है अथवा अप्रसंगीय है, जमानती है अथवा गैर जमानती है, इसका निर्धारण निम्नलिखित में से उल्लेखित प्रावधान से होता है। तो यह मतलब किसके तहत इसको उल्लेखित किया जाता है? तो यह किया जाता है दंड प्रक्रिया संहिता के द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CRPC की धारा 145 के तहत एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट पक्षों को एक विदित अचल संपत्ति के संदर्भ में अपना दावा लिखकर प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। तो यह किसके तहत दे सकता है? यदि विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना हो, यदि विवाद में एक संयुक्त परिवार शामिल हो, यदि विवाद पारंपरिक अधिकारों से संबंधित हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जिसमें यदि विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना हो, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है, तो किसकी जांच की जाती है पूछ रहा है। ठीक है, तो यह की जाती है मतलब किसके द्वारा की जाती है? तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा इसकी जांच की जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है? तो इसमें जो प्रावधान किया गया है वह किया गया 7 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करते हुए पाया जाता है, बा पर आक्रमण करता है और उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। बा ने क्या अपराध किया है? तो किस धारा के तहत इसका अपराध को संज्ञान में लिया जाएगा पूछ रहा है। ठीक है, तो यह जो है आपका धारा 100 भारतीय दंड संहिता के अनुसार कोई अपराध नहीं माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गलत उत्तर बताइए। सामान्य रूप से एक व्यक्ति किसी अपराध में निम्नलिखित रूप में भागीदार हो सकता है। कब हो सकता है पूछ रहा है? तो वह जब वह घटना स्थल पर उपस्थित होता है तो वह उसमें शामिल हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन इंगित करे पूछ रहे हैं, तो इसमें से कौन सा कथन है जो सही है? तो अपराध एक अवैधानिक कृत्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया था। तो किसमें अपराध शब्द को परिभाषित किया गया था? तो धारा 2(1) क्लॉज सी में इसको परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है। तो किसमें अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है?
तो धारा 2 क्लास 24 में इसको परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।